अभी हाल ही में सरकार ने दूर संचार क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती है, तो वो नीलामी की और इस नीलामी से जो आय सरकार को प्राप्त होगी, सरकार को लगता है कि भाई सरकार को ये जो आय मिलेगी ना, ये सरकार की उम्मीद से ज़्यादा है, सरकार को ऐसा लगता है। तो इसी के संबंध में एडिटोरियल में हम पूरी बात करने वाले हैं कि भाई एडिटोरियल का क्या कहना है इस संबंध में, इस पूरे के पूरे मुद्दे पे। क्लियरिंग अ लो बार। लो बार का मतलब हुआ एक तरीके का निम्न मापदंड। क्लियरिंग का मतलब है हरी झंडी दे देना। क्लियरिंग अ लो बार। तो एडिटोरियल का तो ये कहना है कि भाई ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया हुई है, टेली कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की ये जो बोली लगी है, इसके माध्यम से सरकार को जो आय प्राप्त होगी, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकार ने क्या किया है, एक निम्न मापदंड को क्लियर कर दिया है। एक निम्न मापदंड को आप कह सकते हो कि हरी झंडी दे दी है। आगे एडिटोरियल और बताएगा बातें कि द गवर्नमेंट मस्ट रिविजिट स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर्मेट। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ये जो विभिन्न फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती है ना, विभिन्न फ्रीक्वेंसी की जो एयर वेव्स होती है, उनको मिला के स्पेक्ट्रम बनता है। तो इनका क्या है कि इनकी नीलामी की जाती है। भाई कोई कंपनी है ना, किसी को 700 फ्रीक्वेंसी की 700 फ्रीक्वेंसी की एयर वेव्स चाहिए, किसी को 800 की चाहिए, किसी को कितना किस मतलब किसको कितना क्षेत्र कवर करना है उस हिसाब से, कि भाई जियो कितना चाहती है या एयरटेल कितना चाहती है। तो द गवर्नमेंट मस्ट रिविजिट स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मतलब है बोली, नीलामी, फॉर्मेट। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो रेंज दी जाती है, इसके जो विभिन्न फॉर्मेट्स हमने बना रखे हैं बोली के, उनको दोबारा से सरकार को एक बार फिर से देखना चाहिए, उनको रिविजिट करना चाहिए। अनरियलिस्टिक प्राइसिंग। और किस किस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए? अयथार्थवादी प्राइसिंग। कि भाई जो कीमत निर्धारित की जाती है ना स्पेक्ट्रम आवंटित करते समय, यानी कि स्पेक्ट्रम प्रदान करते समय जो कीमत निर्धारित की जाती है, तो उन कीमतों का निर्धारण करने के दौरान सरकार को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। रेगुलेटरी नॉर्म्स। रेगुलेटरी मतलब नियंत्रित करने वाले, नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान। कि भाई ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है, इसके दौरान विभिन्न जो कंपनीज हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जो प्रावधान है, तो इन सब बातों को एक बार फिर से रिविजिट किया जाना जरूरी है, इन सबको एक बार फिर से देखा जाना जरूरी है। आगे देखते हैं। इंडियाज लेटेस्ट ऑक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस स्पेक्ट्रम। कि भाई भारत का बिल्कुल नवीनतम अभी हाल ही में जो ऑक्शन किया गया है, जो नीलामी की गई है, किसकी? टेलीकम्युनिकेशंस स्पेक्ट्रम। कि भाई दूर संचार क्षेत्र से संबंधित ये जो रेंज बांटी जाती है ना, रेंज दी जाती है, तो ये जो ऑक्शन किया गया है, ये ऑक्शन जो है इज अ क्वालिफाइड सक्सेस फ्रॉम द सेंटर्स पर्सपेक्टिव। तो यह एक सफलता है, अ क्वालिफाइड सक्सेस फ्रॉम द सेंटर्स पर्सपेक्टिव। कि भाई केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो ये अभी हाल ही में नवीनतम जो नीलामी हुई है टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ये एक तरीके से सरकार मानती है कि भाई सरकार को एक सफलता मिली है इस क्षेत्र में। मेनली बिकॉज, और मुख्यतया इसलिए मानती है सरकार कि भाई सरकार सफल रही, वो इसलिए द विनिंग बिड्स। कि भाई विनिंग बिड्स का मतलब है कि भाई ये जो बोली है ना, नीलामी, कि भाई जो सर्वाधिक ज़्यादा जो बोली लगी है ना, विनिंग बिड्स कुम्युलेटिवली एक्सीडेड। देखो कुम्युलेटिवली का मतलब क्या होता है? कुम्युलेटिवली एक्सीड का मतलब तो हो गया से अधिक होना, और क्यूमुलेटिव का मतलब हुआ कि भाई चरण दर चरण। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ है जिसकी मात्रा ज़्यादा रही है ना, लगातार रूप से, है ना, आप ये कह सकते हो कि भाई अगर अगर हम टोटली अगर हम बात करें और कहें कि भाई ये क्यूमुलेटिवली ज़्यादा रहा, क्यूमुलेटिवली, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मात्रा और बढ़ी है ना। कि भाई इस बार की जो नीलामी हुई, उस उस नीलामी के दौरान सरकार को जो आय प्राप्त रही वो ज़्यादा है, एक्सीडेड मतलब किससे ज़्यादा है? पिछली बार की से ज़्यादा है। एक्सीडेड द गवर्नमेंट्स ऑन लो एक्सपेक्टेशन। कि सरकार का स्वयं का जो उम्मीद थी ना इस नीलामी के बारे में, वो बहुत कम पैसों की थी सरकार की, उससे ज़्यादा पैसे सरकार को मिल गए, तो सरकार को लगता है कि भाई हम जीत गए, हम सफल रहे। ये डिटेल कहना चाह रहा है कि द विनिंग बिड्स cumulatively exceeded द गवर्नमेंट्स ऑन लो एक्सपेक्टेशंस फॉर रिसीट्स। का मतलब है कि भाई जो आय सरकार को प्राप्त होनी थी, है ना, जो प्राप्ति सरकार को मिलनी थी, रिसीट्स का मतलब हुआ प्राप्ति, फ्रॉम द सेल ऑफ एयरवेव्स। कि भाई ये जो वायु तरंगे हैं, या फिर आप कहो कि ये जो स्पेक्ट्रम की नीलामी से जो प्राप्ति सरकार को प्राप्त होनी थी, तो सरकार को उम्मीद थी, सरकार के एक्सपेक्टेशन थे कि भाई ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, तो सरकार ने तो बहुत कम पैसों की उम्मीद कर रखी थी, तो उससे ज़्यादा पैसे सरकार को इस ऑक्शन के दौरान मिल गए, तो सरकार को लगता है कि भाई हम सफल रहे।
A total of 855.6 megahertz was successfully bid for. अब देखो ये हाइफन से लेके ये हाइफन तक लगा हुआ है ना, ये थोड़ी एडिशनल जानकारी है कि आउट ऑफ द 2308.8 मेगाहर्ट्ज दैट वाज ऑन ऑफर, कि भाई ये था पूरा एक तरीके से सारी की सारी रेंज इतनी थी हमारे पास, कितनी 2308 मेगाहर्ट्ज इसकी पूरी की पूरी बोली लगनी थी। तो इसमें से 855 मेगाहर्ट्ज जो है सिर्फ इस ये जो इतने की बोली लग पाई सिर्फ, है ना, कि भाई इतना विस्तार था हमारे पास, कितना इतनी रेंज थी टोटल 2308 मेगाहर्ट्ज तक का हमारे पास। आप कह सकते हो कि सरकार को इतना पूरा जो है वाज ऑन ऑफर का मतलब है कि इसकी पूरी बोली लगनी थी, लेकिन जो खरीदार मिले हमें वो सिर्फ इतने तक के मिले, कितने 855 मेगाहर्ट्ज तक के। एज द 3 लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विसेज, अब ध्यान देना कि ये जो हाइफन से हाइफन तक था ये एडिशनल बात हो गई पूरी, है ना, ये इसको हो गया। अब ये 4 के बाद में सीधा एज पे आना है। अ टोटल ऑफ 855.6 मेगाहर्ट्ज वाज सक्सेसफुली बिड फॉर, कि भाई 855 मेगाहर्ट्ज की सक्सेसफुली सफलतापूर्वक बोली लगा दी गई। एज द 3 लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर, कि भाई जो 3 बड़ी जो कंपनियां हैं, है ना, 3 जो है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर है, एयरटेल है, जियो है। As the 3 largest telecom services providers sought to optimize their purchases of radio spectrum, तो sought उन्होंने चाहा कि भाई 3 दूर संचार से जुड़ी हुई बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने चाहा, क्या चाहा, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करने का मतलब है अपनी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाना। टू ऑप्टिमाइज देयर परचेजेस ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम बाय सीकिंग, कि भाई उन्होंने क्या चाहा, टू कि भाई और ज़्यादा टू ऑप्टिमाइज देयर परचेजेस ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम, कि भाई ये जो रेडियो स्पेक्ट्रम खरीदा जाता है, ये जो एयरवेव्स खरीदी जाती है, इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की इन तीनों कंपनीज में। बाय सीकिंग, ये चाहते हुए, टू एक्वायर ओनली, एक्वायर का मतलब है प्राप्त करना, किसी चीज़ को ग्रहण करना, टू एक्वायर ओनली वाट दे डीम्ड इसेंशियल एयरवेव्स, टू एक्वायर ओनली, कि भाई इन तीनों कंपनीज को ऐसा लगा कि सिर्फ उन एयरवेव्स को लिया जाए जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। टू एक्वायर ओनली वाट दे डीम, डीम का मतलब होता है मानना, इसेंशियल का मतलब है आवश्यक, कि भाई इन 3 कंपनियों को जो लगा ना कि भाई जो एयरवेव्स है ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यानी कि ये कंपनीज जिन एयरवेव्स को बहुत ज़्यादा आवश्यक मानती हैं, तो इनको लगा कि हमें सिर्फ उस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, उस चीज़ को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए बाकी की जो रेंज थी ना, एक तरीके से हायर फ्रिक्वेंसी की जो रेंज थी, उसको छोड़ दिया गया। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करना चाहता है। तो इतना इन्होंने एक्वायर किया आइदर एज रिन्यूअल और फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर नेटवर्क। या तो आप इस तरह से समझ लो कि भाई एक रिन्यूअल का मतलब है एक तरीके से पुनः नवीकरण करना किसी चीज़ का, और फॉर स्ट्रेंथनिंग का मतलब है मजबूत बनाना देयर नेटवर्क। तो ये जो एयरवेव्स इन्होंने ली, ये जो इसेंशियल एयरवेव्स इन्होंने ली, तो हो सकता है या तो इनका नवीकरण किया गया हो, कि भाई होता है ना कितने टाइम पीरियड के लिए आपने स्पेक्ट्रम को खरीदा है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने एयरवेव्स को खरीदा है, तो उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है, या फिर अपने नेटवर्क को और ज़्यादा विस्तार देने के लिए खरीदा हो। वाइल, जबकि, है ना, अब ये वाइल मतलब जबकि, एंटायरली अवॉइडिंग कॉस्टलियर बैंडविड्थ ऑफरिंग, जबकि पूरी तरीके से टालते हुए, बचते हुए, अवॉइड करना मतलब बचना, कॉस्टलियर बैंडविड्थ ऑफरिंग, है ना, कि भाई जो महंगी बैंडविड्थ थी, है ना, कि भाई जो महंगी रेंज थी ना, जो कि ऑफरिंग, कि भाई सरकार जो ऑफर दे रही थी, सरकार के पास हर तरह की वेव्स थी ना, सरकार के पास तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम था कि भाई ये 700 मेगाहर्ट्ज हो गया, ये 800 मेगाहर्ट्ज हो गया, अब इससे ऊपर बढ़ो, इससे ऊपर बढ़ो। तो ज़्यादातर कंपनीज ने क्या किया कि भाई पूरी तरीके से बचते हुए, कि जो महंगी बैंडविड्थ थी उनसे बचते हुए उन्होंने सिर्फ उन एयरवेव्स पे फोकस किया जो कि उनको लगा कि भाई ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। द न्यूएस्ट एंट्रेंट टू द इंडस्ट्री, कि भाई ये जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ना, इस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें जो नया आगंतुक है, एंट्रेंट का मतलब है नया प्रवेश लेने वाला, है ना, कि तो कौन है इस इंडस्ट्री में नया प्रवेश लेने वाला। भाई एयरटेल, आइडिया जैसी कंपनियों की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत पुरानी कंपनीज है, लेकिन रिलायंस जियो तुलनात्मक रूप से एक नई कंपनी है इस क्षेत्र में। वाज, तो ये जो रिलायंस जियो थी ये भी वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्यूजिटिव, एक्यूजिटिव का मतलब हुआ ग्रहण करने वाला, कि भाई वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्यूजिटिव, अकाउंटिंग फॉर, वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्यूजिटिव। तो रिलायंस जियो जो था इसने ये जो बैंडविड्थ खरीदी ना,
तो इसने सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ खरीदी, आप ऐसा कह सकते हो कि द मोस्ट एक्यूजेटिव, सबसे ज़्यादा ग्रहण करने वाला। अकाउंट फॉर का मतलब है जिम्मेदार होना किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। क्लोज टू 60% ऑफ द स्पेक्ट्रम, कि भाई जो पूरा की पूरा स्पेक्ट्रम सरकार के द्वारा बोली लगाया गया उसमें से 60% तो रिलायंस जियो ने ही खरीदा। अकाउंट है ना, तो इस बात के लिए तो सिर्फ रिलायंस जियो जिम्मेदार है। अकाउंटिंग फॉर क्लोज टू 60% ऑफ द स्पेक्ट्रम bought at 488.35 megahertz and contributed almost three-fourths of the 77,815 crore that the Department of Telecommunication garnered from the sale। garnered का मतलब है इकट्ठा करना। तो टोटल ये जो भारत सरकार का ये जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, इसने ये जो नीलामी की, ये जो सेल उसने की है ना, इस नीलामी के द्वारा उसे कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 77,815 करोड़ रुपए। तो इस 77,815 करोड़ रुपए में से 3/4 पैसा जो प्राप्त हुआ, वो पैसा प्राप्त हुआ किससे? रिलायंस जियो से। यही डिटेल कहना चाह रहा है कि रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा जो है एक तरीके से बैंडविड्थ को खरीदा। रिलायंस जियो जो है लगभग जिम्मेदार था किस बात के लिए? 60% ऑफ द स्पेक्ट्रम बॉट एट, कि भाई ये जो 488 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला जो विस्तार है ना, तो उसको किसने खरीदा? 60% ये खरीद लिया रिलायंस जियो ने। एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड, और इस रिलायंस जियो ने योगदान दिया, किस चीज़ में योगदान दिया? कि जो सरकार को पैसा प्राप्त हुआ ना, उसका 3/4 पैसा रिलायंस जियो से आया। दैट, अब ये कोई भी सेंटेंस जब दैट से शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात कि जियोस 57,123 करोड़ बाय इटसेल्फ सरपास। अब देखो इतना पैसा रिलायंस जियो से मिला है हमें, टोटल सरकार को पैसा मिला है 77,815 और 57,123 करोड़ सिर्फ रिलायंस जियो से मिले। तो दैट जियोस 57,123 करोड़ बाय इटसेल्फ सरपास्ड द गवर्नमेंट्स एस्टीमेट का मतलब होता है आकलन, अंदाजा, कि भाई सरकार के अंदाजे से ज़्यादा निकला। सरपास का मतलब है से अधिक होना, कि भाई आप मेरी उम्मीद से अधिक प्रदर्शन करो आप। तो सरकार का जो अंदाजा था, सरकार का जो एस्टीमेट था, उस एस्टीमेट से ज़्यादा एक तरीके से पैसा मिला सरकार को जियो से, ना, इतनी उम्मीद नहीं थी सरकार को। तो यही एडिटर कहना चाह रहा है दैट जियोस 57,123 करोड़ बाय इटसेल्फ सरपास द गवर्नमेंट्स एस्टीमेट ऑफ रुपीज 50,000 करोड़ फॉर टेकिंग्स फ्रॉम द ऑक्शन, कि भाई सरकार को लग रहा था कि ये जो ऑक्शन किया जाएगा, जो नीलामी की जाएगी, इससे जो टेकिंग्स प्राप्त होंगी, टेकिंग्स का मतलब है जो पैसा कुछ मिलेगा, तो सरकार को लग रहा था कि भाई 45,000 से 50,000 करोड़ के बीच में मिलेगा। लेकिन सिर्फ जियो से 57,000, जियो ने ही सरकार का क्रॉस कर दिया। सरकार को टोटल उम्मीद थी भाई ये 77,000 करोड़ रुपए मिले ना, एक तरीके से लगभग सरकार को टोटल उम्मीद थी कि इस नीलामी से हमें कितने मिलेंगे? 45,000 और 50,000 करोड़ के बीच में मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ जियो कंपनी ने ही 57,000 करोड़ रुपए दे दिए सरकार को, है ना, इसके अलावा टोटल तो मिले 77,000। तो सरकार इतने से ही खुश हो गई। दैट जियो 57,123 करोड़ बाय इटसेल्फ सरपास का मतलब इससे अधिक होना, गवर्नमेंट एस्टीमेट, कि अकेले जियो के माध्यम से जो पैसा सरकार को मिला वह सरकार के आकलन से, सरकार के अंदाज से ज्यादा था, है ना। वेयर द रिजर्व प्राइस फॉर द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑन ऑफर अक्रॉस 7 बैंड्स अमाउंटेड टू अबाउट ₹3.92 लाख करोड़ टेल इट्स ऑन टेल। तो यह तथ्य अपनी कहानी खुद कहता है, टेल्स इट्स ऑन टेल। वेयर द रिजर्व प्राइस, कि भाई जो प्राइस हमने निर्धारित की थी ना पूरे की पूरे स्पेक्ट्रम के लिए, कि भाई ये जो सारा की सारा स्पेक्ट्रम जिसकी की बोली लगानी थी, ये जो ऑन ऑफर था अक्रॉस 7 बैंड, तो 7 तरह के बैंड हमने बनाए थे। देखो ये बैंड बनाए जाते हैं कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी का है, जैसे 400 की फ्रीक्वेंसी हो गई है ना, मेगाहर्ट्ज, फिर 500, 700, इस तरह के बैंड बना रखे थे सरकार ने। तो जो 7 बैंड बना रखे थे उनका अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू अबाउट लगभग 3.92 लाख करोड़। तो 3.92 लाख करोड़ रुपए के लगभग के 7 बैंड जो है सरकार ने बनाए थे और इनकी सरकार जो है बोली लगा रही थी, है ना। और इस बोली में से हमें क्या हुआ कि सिर्फ जो है ये सरकार उम्मीद कर रही थी कि 45,000 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और ये सिर्फ जियो ने जो है सरपास कर दिया। तो देखो एडिटोरियल कहता है कि ये सारी की सारी तथ्य जो है ना, ये अपनी कहानी खुद कह देता है। अपनी कहानी खुद कह देने का मतलब है कि भाई आप हालात देखो कि आपके पास 7 बैंडविड्थ थे जिनकी टोटल प्राइस थी
3.92 लाख करोड़। और उसमें से आप उम्मीद क्या कर रहे थे कि 45,000 से 50,000 करोड़ मिल जाएंगे, ये उम्मीद आप कर रहे थे। तो ये अपनी कहानी खुद कह देता है कि यानी कि एक तरीके के से कह सकते हो आप हालात कितने खराब हैं, है ना। तो सरकार तो इतने में ही खुश हो रही है कि चलो भाई 77,000 करोड़ मिल गए, जबकि टोटल हमारे पास कितना था बोली लगने के लिए, कितना था 7 बैंडविड्थ के लिए, 3.92 लाख करोड़। तो ये कह, इसलिए एडिटोरियल कहता है कि अपनी कहानी खुद कह देता है। क्लियरली कॉग्निसेंट ऑफ द प्रिवेलिंग, इसको इस तरह से और समझ सकते हो आप, टेल्स इट्स ऑन टेल को, कि भाई जैसे कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैं 12th में 90% से ऊपर लेके आऊँगा सारे सब्जेक्ट में। अब 12th के पहले जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, उस प्री बोर्ड एग्जाम में उसके आए 45% नंबर या 50% नंबर या 55% नंबर सारे सब्जेक्ट्स में। तो एडिटोरियल कहे कि भाई इसके दावे की कहानी स्वयं स्पष्ट हो जाती है, टेल्स इट्स ऑन टेल, कि भाई ये दावा तो कर रहा है व्यक्ति कि 12th में हर सब्जेक्ट्स में 90% से ऊपर रहेंगे, और प्री बोर्ड जो एग्जाम हुआ उसमें सारे सब्जेक्ट्स में इसके नंबर आ रहे हैं, किसी में 45, किसी में 50, किसी में 55। तो इसके दावे की कहानी स्वयं स्पष्ट हो जाती है, ये मतलब हुआ इसका टेल्स इट्स ऑन टेल। अगला देखते हैं, क्लियरली कॉग्निसेंट। कॉग्निसेंट का मतलब होता है इस बात की जानकारी होना, आपकी नॉलेज में होना, ऑफ द प्रीवेलिंग। प्रीवेलिंग का मतलब है व्याप्त होना, प्रीवेल का मतलब होता है व्याप्त होना, मौजूद होना। क्लियरली स्पष्ट रूप से कॉग्निसेंट ऑफ द प्रीवेलिंग ओवरऑल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस अमिड द कोविड-19 पेंडेमिक। अमिड का मतलब होता है के बीच, पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, कि क्लियरली कॉग्निसेंट ऑफ द प्रीवेलिंग ओवरऑल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, मतलब इस बात की सरकार को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है कि जो मौजूदा हालात हैं, कि मौजूदा अगर कंप्लीटली मौजूदा ओवरऑल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, कि मौजूदा पूरी की पूरी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनको, है ना, कि भाई मौजूदा जो व्याप्त आर्थिक परिस्थितियां हैं कोरोना वायरस के बीच में, इन सब की ठीक तरह से जानकारी होते हुए, कि भाई सरकार को इनकी जानकारी है ठीक तरह से, है ना। क्लियरली कॉग्निसेंट ऑफ द प्रीवेलिंग ओवरऑल, कि भाई जो आर्थिक हालात कोरोना वायरस महामारी के चलते बने हुए हैं उनकी सरकार को जानकारी है। एज वेल एज, साथ ही साथ, है ना, एज वेल एज का मतलब है कि इसके साथ ही साथ दी हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस इन द इंडस्ट्री, कि भाई ये जो इंडस्ट्री है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, है ना, है ना, इसमें क्या बना हुआ है, हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस, है ना, कि भाई मतलब काफ़ी कर्ज भी है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र काफ़ी हद तक कर्ज में भी डूबा हुआ है, पूरा की पूरा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है, इस बात की भी सरकार को ठीक तरह से जानकारी है। तो इन जानकारियों को देखते हुए द गवर्नमेंट अपीयर्स, ऐसा लगता है, द गवर्नमेंट अपीयर्स मतलब सरकार प्रतीत होती है, टू हैव टेम्पर्ड इट्स एक्सपेक्टेशन, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने अपनी जो उम्मीदें हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको रिड्यूस कर दिया है। टेम्पर कर देने का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस कर देना, किसी चीज को कम कर देना, कि मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए, कोरोना वायरस के चलते मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए, दूसरी बात ये जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री की कर्जदारी को देखते हुए, ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी उम्मीदों को कम कर दिया है ना, और सरकार ने एक यथार्थवादी लेवल पे आ गई है सरकार, है ना, कि टू हैव टेम्पर्ड इट्स एक्सपेक्टेशंस टू अ मोर रियलिस्टिक लेवल, कि सरकार ने अपनी उम्मीदों को कम कर दिया है और अपनी उम्मीदों को सरकार ने और यथार्थवादी स्तर पे ले लिया है, कि भाई सरकार और यथार्थवादी अप्रोच पे आ गई है, कि भाई आप उम्मीद कर रहे हो ना बड़ी बड़ी, तो उस उम्मीद को सरकार ने घटा लिया है। स्टिल द सेंटर कैन हार्डली बी सैंगुइन अबाउट एन आउटकम, फिर भी, है ना, स्टिल फिर भी द सेंटर कैन हार्डली बी सैंगुइन, कि भाई सरकार मुश्किल से आशापूर्ण हो सकती है। सैंगुइन का मतलब होता है उत्साह से भरे होना, आशापूर्ण होना, लेकिन फिर भी जो है सरकार बहुत जबरदस्त आशा से नहीं भर सकती, है ना, मतलब हार्ड मतलब मुश्किल से, जैसे मैं कहूँ ना कि हार्डली वर्क, इसका मतलब हुआ कि वह मुश्किल से काम करता है, मतलब वो काम ही नहीं करता। तो इसका मतलब हुआ कि सरकार जो है मुश्किल से इस बात के प्रति आशापूर्ण हो सकती है, किस बारे में, अबाउट एन आउटकम का मतलब है नतीजा, परिणाम, वेयर अ मेयर 30, मेयर का मतलब है मात्र, 37% ऑफ द एयरवेव्स ऑन ऑफर फाउंड टेकर्स। एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जितनी एयरवेव्स की हमें नीलामी करनी थी ना, उसमें से मात्र 37% को लेने वाले मिले। टेकर्स का मतलब है लेने वाले, है ना, एयरवेव्स ऑन ऑफर, कि भाई जितनी भी एयरवेव्स जिनकी की नीलामी की जानी थी उसमें से 37% को लेने वाले लोग हमें मिले। तो इससे आप जो है ज़्यादा आशा नहीं बांध सकते ना, तो आप ऐसे हालातों में कैसे आशापूर्ण हो सकते हो, कैसे उत्साह से भर सकते हो कि भाई सरकार कह रही है कि नहीं,
हमें तो जो है काफ़ी पैसा मिल गया, उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिल गया। लेकिन एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये आप एक इस बात पर भी तो नज़र डालो कि जितनी एयरवेव्स ऑन ऑफर थी, जितनी एयरवेव्स की नीलामी की जानी थी, उसमें से मात्र 37% को खरीदने वाले लोग मिले। तो क्या हम ऐसे हालातों में जो है एक तरीके से आशा से भर सकते हैं? आगे देखते हैं। इन अ रिपीट ऑफ द 2016 ऑक्शंस आउटकम, इन अ रिपीट कि भाई एक तरीके की पुनरावृत्ति हमें देखने को मिली 2016 में जो नीलामी हुई थी उसका जो परिणाम था, उस तरह की हमें रिपीट उसी तरह का दोहराव हमें देखने को मिला। द सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट 700 मेगाहर्ट्ज वाज येट अगेन शंड बाय ऑल बिडर्स। एक बार फिर से 2016 में भी ऐसा ही हुआ था और एक बार फिर ऐसा ही हुआ इस दौरान जो नीलामी हुई उसमें क्या हुआ, सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट कि भाई तुलनात्मक रूप से, है ना, सिग्निफिकेंट का मतलब है जो महत्वपूर्ण है, मोर एफिशिएंट का मतलब है कि भाई इसमें क्षमता ज़्यादा है, कि ये जो 700 मेगाहर्ट्ज की एयरवेव्स हैं वाज येट अगेन, इसको एक बार फिर से त्याग दिया गया। शंड का मतलब है त्याग देना, बाय ऑल बिडर्स कि भाई ये जो पूरे की पूरे नीलामी से जुड़े हुए जो कंपनीज थी ना, है ना, सारे की सारे जो बिडर्स थे, है ना, इन्होंने एक बार फिर से इसको नहीं खरीदा। मतलब ये जो 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड था या एयरवेव्स थी, है ना, गिवन क्यों नहीं खरीदा? गिवन का मतलब है देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। इट्स प्रोहिबिटिव रिजर्व प्राइस, प्रोहिबिटिव का मतलब होता है निषेधात्मक, प्रोहिबिटिव का मतलब है मना करने वाली। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई, जैसे प्रोहिबिटिव का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने मना कर रखा है ना, तो इसका मतलब है आपने उसको प्रोहिबिटिव घोषित कर रखा है ना। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि रिजर्व प्राइस कि ये जो 700 मेगाहर्ट्ज की एयरवेव्स है उसके लिए सरकार ने जो प्राइस निर्धारित कर रखी है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको लोग बाग खरीदने के लिए उत्सुक ही नहीं होते। वो प्राइस जो है ना अपने आप में प्रोहिबिटिव है ना, वो प्राइस अपने आप में निषेधात्मक है। इट इज़ अ लिटिल हार्ड टू फैदम, इट इज़ अ लिटिल हार्ड टू फैदम, फैदम का मतलब होता है गहराई को मापना। इट इज़ अ लिटिल हार्ड मतलब आप ये कह सकते हो कि ये थोड़ा सा कठिन है सरकार के लिए इस बात की गहराई को माप पाना। किस बात की? टू फैदम द गवर्नमेंट्स अप्रोच, कि भाई सरकार की जो अप्रोच है, सरकार का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को माप पाना थोड़ा सा कठिन है। टू प्राइसिंग दिस नेशनली वैल्यूएबल रिसोर्सेज, टू प्राइसिंग दिस नेशनली वैल्यूएबल रिसोर्सेज कि राष्ट्रीय रूप से ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए ना, बहुत ही कीमत, भाई राष्ट्रीय रूप से, राष्ट्रीय रूप से ये जो पूरा की पूरा टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो स्पेक्ट्रम है, यह राष्ट्रीय संपदा है ना हमारे लिए। तो इसकी कीमत को सरकार किस तरह से निर्धारित करती है, क्या अप्रोच सरकार अपनाती है, इस अप्रोच की गहराई को माप पाना थोड़ा सा कठिन है। स्पेशली खास करके भाई सरकार कीमत कैसे निर्धारित करती है इस वैल्यूएबल रिसोर्स की, इस बात का पता लगा पाना थोड़ा सा कठिन है। स्पेशली खास करके गिवन, इस बात को ध्यान में रखते हुए। इट्स अवाउड, अवाउड का मतलब होता है जो कि आपने स्पष्ट रूप से कह रखा है ना, उसके लिए हम बोलते हैं अवाउड। अवाउड का मतलब है स्टेटेड और एडमिटेड, जिस बात को आपने बहुत अच्छी तरीके से स्वीकारा हुआ है या जिस बात को आपने बहुत अच्छी तरीके से कह रखा है उसके लिए हम बोलेंगे अवाउड। इंटेंशन का मतलब है इरादा। ऑफ एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना। एक्सेलरेटिंग द डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, कि भाई खास करके सरकार ने ये भी कह रखा है, इस बात का दावा अच्छी तरीके से किया हुआ है, अबाउट इस बात को स्वीकारा हुआ है कि भाई सरकार का इरादा है बढ़ाने का। क्या बढ़ाने का? कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो भी आंकड़े हैं उन सबको ऑनलाइन किया जाए, उनका डिजिटाइजेशन किया जाए, इंक्लूडिंग द ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ द डिजिटल डिलीवरी ऑफ द मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब है जो बहुसंख्या में होती है ना कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं मल्टीट्यूड ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू इंडियाज फारथेस्ट रीचेस, कि भाई भारत के जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, है ना, उन तक भी जो सर्विसेज को पहुंचाया जा रहा है, वहां तक भी क्या किया जाए, सर्विसेज को डिजिटल डिलीवरी के रूप में पहुंचाया जाए। कि भाई सरकार ने, सरकार का इरादा है, सरकार ने ये बात कही भी हुई है, क्या इरादा है सरकार का, और ब्रॉड करने का और विस्तृत करने का और गहरा करने का, कि क्या, कि भाई जो भी सरकार की सेवाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल किया जा सके। भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में भी सरकार ने ये दावा किया हुआ है कि भाई सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑनलाइन करना चाहती है। तो जब सरकार ने ये दावा किया हुआ है तो इसके बाद भी ये समझ पाना कि सरकार किस तरह से ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसकी कीमत निर्धारित किस तरह से करती है, समझ पाना थोड़ा सा कठिन है, ये एडिटोरियल कहता है ना। आगे देखते हैं।
द रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी, कि भाई द रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी 700 मेगाहर्ट्ज फॉर इंस्टेंस इज कंसिडर्ड एज आइडियल फॉर एनहेंसिंग नेटवर्क अवेलेबिलिटी एंड रीच इन द। अब एडिटर कह रहा है कि तुलनात्मक रूप से ये जो 700 मेगाहर्ट्ज है ना, कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब ये एक तरीके से ये तुलनात्मक रूप से कम फ्रीक्वेंसी में ही आती है 700 मेगाहर्ट्ज। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, है ना, तो इसको माना जाता है कि ये जो 700 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, इसे माना जाता है, कंसीडर का मतलब है मानना, इसको आदर्श फ्रीक्वेंसी माना जाता है फॉर इन्हेंसिंग का, इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, है ना, बढ़ाने के लिए नेटवर्क अवेलेबिलिटी, कि कोई भी कंपनी अगर अपनी नेटवर्क की उपलब्धता को बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए 700 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आइडियल मानी जाती है, कि भाई कोई भी कंपनी अगर नेटवर्क अवेलेबिलिटी को बढ़ाना चाहती है एंड रीच इन द हाईली अर्बनाइज्ड सेटिंग्स ऑफ लार्ज डेंसली बिल्ट अप सिटीज। एंड रीच, कि कोई भी कंपनी अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहती है इन द हाईली अर्बनाइज, कि भाई बहुत ज़्यादा रूप से जो शहरीकरण वाले क्षेत्र हैं, है ना, ऑफ लार्ज डेंसली बिल्ट अप, डेंसली का मतलब है सघन रूप से, है ना, कि भाई जहाँ पे मतलब घनत्व तो ज़्यादा होता है, बिल्ट अप सिटीज़, कि भाई जो शहर हैं, है ना, उनका क्या है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, पास पास में घर बने हुए हैं। वेयर द इश्यू ऑफ पुअर सिग्नल पेनिट्रेशन, देखो पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट का मतलब होता है भेद जाना, मैंने तीर चलाया वो आपकी छाती को भेद गया, यानी कि आपकी छाती को पेनिट्रेट कर गया। वेयर द इश्यू ऑफ पुअर सिग्नल पेनिट्रेशन इनसाइड बिल्डिंग्स इज अ परपेचुअल बगबियर, कि भाई शहर की जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स होती हैं, भाई शहर का जो जनसंख्या घनत्व होता है, बिल्डिंग्स का घनत्व होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिग्नल होते हैं ना, वो जो सिग्नल है वे भेद नहीं पाते, यानी कि सिग्नल आ नहीं पाते अंदर तक, है ना, सिग्नल पेनिट्रेशन इनसाइड बिल्डिंग्स इज अ परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब है सदाबहार, बग बियर का मतलब है प्रॉब्लम का कारण, बग बियर का मतलब है प्रॉब्लम का कारण, फॉर यूजर्स एंड प्रोवाइडर्स अलाइक, अलाइक का मतलब है समान रूप से, कि जो उपयोग करता है, जो उपयोग करता है और जो सेवा प्रदाता है, प्रोवाइडर्स का मतलब है सेवा प्रदाता है, कि भाई जैसे जियो है, एयरटेल है, और इन कंपनीज का यूज करने वाले जो लोग हैं, इन सब के लिए समान रूप से, इन दोनों के लिए समान रूप से समस्या का कारण है, और ये एक सदाबहार समस्या बनी रहती है कि जो बिल्डिंग्स है, खास करके शहरों में जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, उनके भीतर तक ये जो रेडियो वेव्स हैं ये आ नहीं पाती ठीक तरह से। ये एडिटोरियल कह रहा है कि पुअर सिग्नल का इशू बना रहता है ना, अभी मुझे भी पुअर सिग्नल का इशू बना हुआ है इस टाइम भी, है ना, क्योंकि मैं भी इसी तरह से बैठा हुआ हूँ। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो फाइनली एडिटोरियल ने ये बात की कि भाई एक तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ना, इसको आइडियल माना जाता है, कि भाई इतनी तो खरीदनी ही चाहिए इन सेवा प्रोवाइडर्स को, लेकिन ये नहीं खरीदते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है थोड़ी सी। लेकिन एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये ठीक होती है, कि भाई अगर आपको नेटवर्क पूरी तरीके से उपलब्ध कराना है और आपको जो शहरी क्षेत्र हैं, है ना, जो कि बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं और जिनका घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे पुअर सिग्नल आते हैं अंदर, मतलब बिल्डिंग के अंदर तक सिग्नल आ नहीं पाते ठीक तरह से, है ना, इज अब परपेचुअल का मतलब एक सदाबहार प्रॉब्लम का कारण बना रहता है यूजर्स और प्रोवाइडर्स के लिए, है ना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है एक नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ये जो कंपनीज वाले हैं ये नहीं खरीदते, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ज़्यादा ज़्यादा महंगी पड़ रही है, तो इससे कम में ही काम चला लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, सिग्नल चल जाएगा काम। For all the brave talk on the auction's outcome, for all the brave talk on the auction's outcome, providing assurance, कि भाई सरकार ने ये जो बड़ी बड़ी बातें की है ना, ये जो बहादुरी भरी बातें की है सरकार ने ऑक्शन को लेके, ऑक्शन के परिणाम को लेकर, प्रोवाइडिंग अश्योरेंस, है ना, कि भाई अश्योरेंस का मतलब है आश्वासन, कि भाई सरकार ने ये जो एक तरीके से नीलामी हुई है इसके संबंध में आश्वासन प्रदान करते हुए, कि भाई ऑक्शन का जो नतीजा रहा है वो अच्छा रहा है, इसके बारे में सरकार ने आश्वासन दिया है, इससे इसके संबंध में जो बड़ी बड़ी बातें की हैं। द नेशंस टेलीकॉम अथॉरिटी, कि भाई जो हमारे देश की टेलीकॉम से जुड़ी हुई जो अथॉरिटीज़ हैं, है ना, कि भाई टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं जो कि इस संबंध में फैसले लेते हैं, उनको ज़रूरत है, नीड टू टेक अ हार्ड लुक एट द एंटायर पॉलिसी, कि इस पूरी की पूरी जो पॉलिसी है टेली कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब हुआ कि भाई टेली कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो पॉलिसी बनाई जाती है उनके उनसे संबंधित जो पूरे नियम कानून हैं, पूरे की पूरी नियम कानून है, उनको एक बार फिर से ध्यानपूर्वक देखा जाए। टू टेक ए हार्ड लुक मतलब एक बार फिर से उनको देखा जाए। दैट हैज दैट हैज कंट्रीब्यूटेड अ फेयर शेयर, कि भाई ये जो पूरा की पूरा ये जो हमारी पॉलिसी है ना, एक या आप ये कह सकते हो कि ये जो हमारा एक तरीके से पूरा की पूरा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, अ फेयर शेयर टू द करंट
प्रीकैरिटी, तो सरकार की वर्तमान में टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़ी हुई जो पॉलिसी हैं, उन्होंने क्या किया है, योगदान दिया है। अब फेयर शेयर का मतलब है कि भाई एक काफ़ी अच्छा हिस्से ने योगदान दिया है टू द करंट प्रीकैरिटी। प्रीकैरिटी का मतलब होता है अनिश्चितता की स्थिति इन द इंडस्ट्री, कि भाई ये जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है इसमें अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तो वो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है सरकार की पॉलिसीज़ के कारण। तो उन पॉलिसीज़ को एक बार फिर से सरकार के द्वारा देखा जाना चाहिए। फ्रॉम ऑक्शन फॉर्मेट, अब देखो किन किन चीज़ों पर सरकार को एक बार फिर से ध्यान देना चाहिए कि ये जो नीलामी की जाती है ना, उसके जो फॉर्मेट होते हैं ना, उनको देखना चाहिए। दैट में नो लॉन्गर बी रिलेवेंट गिवन द शार्पली रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेयर्स, कि विभिन्न तरह के जो फॉर्मेट्स आपने बना रखे हैं, हो सकता है मैं नो लॉन्गर भी रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है संगत होना। हो सकता है ये जो फॉर्मेट्स हैं ये संगत ही ना हो, है ना, कि भाई अब रिलेवेंट नहीं रह गए। भाई पहले तो इनकी संगति थी, है ना, पहले तो ये भाई इनका अस्तित्व था, लेकिन गिवन इस बात को ध्यान में रखते हुए द शार्पली रिड्यूस्ड नंबर ऑफ प्लेयर्स, कि भाई ये जो पूरा की पूरा हमारा ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ना, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कम हो गई है। यानी कि गिनी चुनी एक तरीके से आप कह सकते हो कि 3 कंपनियां बची हैं। एक वी हो गया, एक एयरटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो गिने चुनी कंपनीज इस क्षेत्र में रह गई हैं, तो इन गिनी चुनी कंपनीज को देखते हुए जो विभिन्न ऑक्शन फॉर्मेट्स आपने बना रखे हैं, सरकार ने बना रखे हैं, उनकी कोई संगति नहीं रह गई है, तो उनको एक बार फिर से देखा जाना चाहिए। और किस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए, टू ग्रॉसली मतलब कंप्लीटली अगर हम बात करें, अनरियलिस्टिक प्राइसिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, कि ये जो स्पेक्ट्रम सरकार के द्वारा आवंटित किया जाता है, इसकी जो अयथार्थवादी कीमत निर्धारण है, कि भाई इनकी जो कीमत निर्धारित की जाती है ना, तो ये जो बहुत अयथार्थवादी है, इसको भी एक बार फिर से देखा जाना चाहिए सरकार के द्वारा। और किस चीज़ को देखना चाहिए सरकार को, एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स, कि भाई रेगुलेटरी नॉर्म्स का मतलब है कंट्रोल करने वाले रूल्स, कंट्रोल करने वाले प्रावधान, कि सरकार ने इन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए जो नियम बना रखे हैं, उन नियमों को भी देखा जाना चाहिए। एंड टैक्स प्रैक्टिसेस दैट थ्रेटन टू टिप द सेक्टर इनटू अ फ्रैक्शियस डियोपोली, और सरकार ने जो टैक्स से संबंधित रूल बना रखे हैं, टैक्स प्रैक्टिसेस का मतलब है यहाँ पे सरकार ने टैक्स से जुड़े हुए जो रूल बना रखे हैं ना, तो वे भी भयभीत करते हैं, वे भी डराते हैं, है ना। किस चीज से डराते हैं, टू टिप द सेक्टर। देखो टिप का मतलब होता है एक तरीके से अनबैलेंस कर देना, है ना। टिप का मतलब है कि भाई एक साइड ज्यादा ऊंची हो जाए, एक साइड नीची रह जाए। तो ये टैक्स से जुड़ी हुई जो सरकार की एक तरीके से प्रैक्टिस है कि भाई किसी कंपनी पे टैक्स लगा दिया है ना, किसी कंपनी, है ना, कि होता है ना, कई बार सरकार क्या करती है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा देती है किसी कंपनी के ऊपर। तो टैक्स से जुड़ी हुई जो सरकार के कार्य करने के तरीके हैं, वे भयभीत करते हैं, कि वे डराते हैं। टू टिप द सेक्टर, वे डराते हैं कि ये जो पूरा की पूरा सेक्टर है, ये जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, ये अनबैलेंस हो सकता है। टू टिप द सेक्टर इनटू, और ये सेक्टर जा सकता अ फ्रैक्शियस डियोपोली। देखो मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, कि सारी कंपनी बाहर हो जाए और रिलायंस जियो ही एकमात्र टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रह जाए, तो हम क्या कहेंगे, रिलायंस जियो की मोनोपोली हो गई। डियोपोली मतलब दो लोगों का वर्चस्व हो जाए, उसको डियोपोली कहेंगे, कि मार्केट में सिर्फ रिलायंस जियो बचे और एयरटेल बचे, तो ये डियोपोली हो गई। फ्रैक्शियस, अब ये जो शब्द है ना, इस फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस का मतलब होता है जिसे कंट्रोल न किया जा सके, है ना, उसका मतलब हुआ फ्रैक्शियस। तो ये डिटेल कह रहा है कि सरकार के जो टैक्स से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वे इस पूरे क्षेत्र को डराते हैं। मतलब डर लगता है कि पूरा की पूरा जो क्षेत्र है वह एक तरीके से सरकार के कंट्रोल के बाहर हो सकता है, और इस पूरे क्षेत्र में डियोपोली आ सकती है ना, यानी कि दो लोगों का या दो कंपनी का अधिकार बन सकता है। तो ये सारी की सारी समस्याएं, ये सारी की सारी चुनौतियां सरकार के सामने हैं। तो इन सारी की सारी चुनौतियों को देखते हुए द गवर्नमेंट हैज इट्स टास्क कट आउट। देखो अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हैव योर वर्क कट आउट फॉर यू, है ना, कि भाई कि मैं आपसे कहा जाए कि आपका टास्क का मतलब है कि भाई आपका काम जो है वो आपके सामने कट आउट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने बहुत कठिन समस्या है। टू हैव समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू, मतलब कुछ ऐसा होना जिसको करना बहुत कठिन है। तो ये सारी की सारी हमने बातें की, ये सारे की सारे ऐसे काम हैं, इन सारे कामों को देखते हुए सरकार के सामने जो चुनौती है वो बहुत ही कठिन चुनौती है। यानी कि सरकार के सामने मतलब सरकार को क्या है, मतलब बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इन सबको डील करने के लिए।
तो ये इसका मतलब हुआ द गवर्नमेंट हैज इट्स टास्क कट आउट, कि भाई सरकार के सामने एक तरीके का कठिन कार्य रखा हुआ है। कठिन कार्य यही है कि ये सारी की सारी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से सरकार को निपटना है। इट मस्ट नाउ एक्ट क्विकली, अब सरकार को क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। एक्ट क्विकली का मतलब शीघ्रता से सरकार को कार्य करना चाहिए, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इट डज नॉट एंड अप। एंड अप का मतलब क्या होता है, परिणति, समाप्त होना किसी चीज का, कि भाई सरकार की परिणति इस रूप में नहीं होनी चाहिए, हर्टिंग द वेरी सेक्टर, कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार उस क्षेत्र को ही नुकसान पहुंचा दे। हर्ट का मतलब है चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। द वेरी सेक्टर, इस वेरी सेक्टर का मतलब हुआ उस क्षेत्र को ही, मतलब ये इंफेसिस डालने के लिए लगाया गया है वेरी सेक्टर, कि सरकार इस टेलीकॉम क्षेत्र को ही नुकसान ना पहुंचा ले। दैट हैज बिकम, जो कि बन चुका है, अ की मल्टीप्लायर ऑफ, मल्टीप्लायर का मतलब हुआ गुणक, ऑफ इकोनॉमिक पावरमेंट, कि ये क्षेत्र जो है सरकार के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का, एक तरीके से आप कह सकते हो आर्थिक सशक्तिकरण का मुख्य क्षेत्र बन चुका है। एंड प्रोग्रेस, कि भाई सरकार के लिए आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रोग्रेस करने का, और एक तरीके से सरकार के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का टूल बन चुका है ये। तो ऐसा ना हो, तो सरकार को यही एडिटोरियल कहता है कि भाई कि सरकार अपनी पॉलिसीज के माध्यम से उस क्षेत्र को ही नुकसान ना पहुंचा ले जो क्षेत्र सरकार के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का और प्रोग्रेस का जरिया बन चुका है। और उस क्षेत्र से यहाँ पे मतलब है कि ये जो पूरा की पूरा टेलीकॉम क्षेत्र है। तो कुल मिला के सरकार को अपनी पॉलिसीज को इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि ये क्षेत्र भी मेंटेन रहे, ये क्षेत्र भी बना रहे, और सरकार की आर्थिक प्रगति भी होती रहे। इस तरह की पॉलिसीज से सरकार को बचना चाहिए। किस तरह की पॉलिसी से सरकार को बचना चाहिए, जिन पॉलिसीज से इस टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र को ही नुकसान हो जाए, है ना, उन पॉलिसी से सरकार को बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर से सरकार को मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद मिल रही है।